वो कमरे के कोने में सहमी बैठी थी। जब मुलाज़िमा कमरे में आई और बेड पर दुल्हन का लिबास रखा, मैं इस पागल से शादी नहीं करूँगी, वो चिल्लाई, पर मुलाज़िमा जा चुकी थी। इसकी सौतेली माँ ने उसे बहुत मारा था। इसके जिस्म दर्द करने लगा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसने सौतेली माँ के पागल भांजे से शादी करने से इनकार किया था। कुछ देर बाद मुलाज़िमा उसे ज़बरदस्ती तैयार करके नीचे लाई और इसका निकाह इस पागल से कर दिया गया। वो रोती रही पर रुखसती हो गई। वो गाड़ी में सहमी बैठी थी। होश तब उड़े जब वो एक गाड़ी एक आलीशान मेंशन के आगे रुकी। खौफ से इसका दिल हलक में आ गया जब बहुत सारे गार्ड्स दरवाज़ा खोलते इस पागल को सलाम करने लगे और सुबह के 6 बज रहे थे। आसमान की नीलाहट हल्की होने लगी थी। परिंदे चहचहाहट पैदा करते उड़ते फिर रहे थे। वो खिड़की के पास खड़ी नम आँखों से आसमान को देख रही थी। वो फारिस खान की बिगड़ी हुई लाडली बेटी थी। मनाल खान नकोश खड़े और तीखे थे, नाक सुर्ख पड़ी हुई थी, भूरे बाल चेहरे के इर्द गिर्द बिखरे थे। तभी इसका फ़ोन बजने लगा। इसे तेज़ी से पलटकर अपना महंगा फ़ोन उठाया। बोलो जुनैद, कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से आवाज़ आई। फ़िक्रमंदी से पूछा गया, घर पर। और कहाँ? तुम्हारी माँ ने मुझ पर हाथ उठाया है। क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा या इनका ज़ोर सिर्फ मुझ पर चला? तुमने इनसे क्या कहा था? बोलो। वो रोने लगी। एहसास ज़िल्लत इसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। किस कदर बेदर्दी से थप्पड़ मारे थे इस औरत ने उसे, कैसे जालिम बनकर उसे धकेला था। वो जो हमले के लिए तैयार न थी, बड़ी तरह गिरी थी। न सिर्फ कोहनी छिल गई, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बेबसी से बोला। तकरीबन 1 घंटे तक उन्होंने मुझे जलील किया, इतना जलील किया कि मेरी सारी ज़िंदगी मुझे किसी ने इतना जलील नहीं किया। मेरी सगी माँ होते हुए मुझे मना कर दिया कि आज के बाद कभी इनके घर में कदम ना रखूं, वरना वो मुझे रहबर भाई के हाथों में दे देंगी। आखिर में इसका लहजा खौफज़दा हुआ था। रहबर का नाम सुनते ही मिनाल की सीटी भी एकदम गुम हुई थी। वो ऐसा क्यों कर रही हैं? तो मेरे भाई थोड़ी हो, हमारा निकाह जायज़ है। वो रूहान सी हुई। इसके आंसू बह रहे थे। मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी मनाल, मैं शायद अब कभी तुमसे रब्ता ना कर सकूं। अब तक मामा मेरा नंबर भी मॉनिटर कर रही होंगी। बाय। इसने अफसरदगी से कहते फ़ोन बंद कर दिया तो मनाल का दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया। अगले ही पल वो फूट फूट कर रोने लगी। इस फंसी और इस कमरे के बाहर एक बड़ा सा महल नुमा घर था, जो एक एक कोने से शीशे की मानित चमक रहा था, एक एक शहर जैसे क्रिस्टल से बनी हो। ऊंचे सतूनों पर खड़ा यह महल नुमा घर इस वक्त मोमिना की ज़ेरे निगरानी था। वो सख्त मिजाज औरत थी जिसकी नज़र हर शय पर रहती थी। वो हर मामले का खुद देखती। इसकी इजाज़त के बगैर यहाँ एक पत्ता भी हरकत ना कर सकता था। मोमिना बीबी, छोटी बीबी की खैर खबर ले लें। नहीं ज़ुबैदा अम्मा, अभी नहीं, वो बेलचक अंदाज में कहती नफ़ी में गर्दन हिलाने लगी। वो औरत कम अज़ कम 45 साल की थी, मगर अपनी उम्र से मज़ीद कम दिखाई देती थी। खूबसूरत चेहरा, मुनासिब कद काट, लिबास आला था। खूबसूरत और शानदार सयाह साड़ी पहने वो खुले बालों में थी। गले में मोटी सोने की जंजीर, कानों में हीरा जुड़े टॉप्स पहने, हाथों में अंगूठियाँ, कलाई में मोटे कंगन। इसकी ये गलती बहुत बड़ी है ज़ुबैदा अम्मा। मैंने सिर्फ इसकी वजह से अपने बेटे को सालों इस घर से दूर रखा था। इसकी वजह से अपने बेटे को इसके बाप के हवाले किया था। इसकी आंखों में उदासी उतरी। फारिस की अमानत थी मेरे पास मनाल। मैंने अपनी हर शय से ज़्यादा इसकी हिफाजत की है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझ पर और मेरी तरबियत पर उंगली उठाए। माना इनका निकाह जायज़ है, मगर लोग मेरे खुलूस और तरबियत पर उंगली उठाएंगे। फारिस का ख़ानदान मुझे वैसे ही पसंद नहीं करता। अगर ऐसा कुछ हो गया तो वो मज़ीद मुझे इल्ज़ाम देंगे। वो गहरी सांस लेते बोली, मैंने इसकी हर गलती नज़रअंदाज की है, हर बदतमीज़ी को बर्दाश्त किया है, मगर ये नहीं। मैं कभी भी उसे जुनैद के साथ किसी रिश्ते में नहीं देखना चाहती। ये एक बुरा ख्वाब है मेरे लिए, जिसकी ताबीर मेरी सारी ज़िंदगी का वक़ार निकल जाएगी। वो साड़ी का पल्लू दुरुस्त करती सूझे तरक्कत नुमा काउच से उठी। उसे कमरे से निकलने की इजाज़त तक नहीं। मैंने इस पर हाथ इसलिए उठाया है कि वो ये बात सोचे। सो तेरी माँ ने सारी ज़िंदगी डांटा भी तो नरमी से। अगर आज इस नहज पर पहुँची है तो गलती इसकी अपनी है। वो संजीदगी से कहती वहाँ से चली गई। इसकी बारीक हील फिज़ा में एक सांस पैदा करती जा रही थी, जो दूर होते होते कम हो रही थी। ज़ुबैदा खातून पुरसोच अंदाज में उसे जाते देखती रहीं, फिर नज़र बचाते मिनाल के कमरे की तरफ बढ़ गई। इधर उधर देखा, आवाज़ पैदा किए बगैर
कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। वो पलंग पर अकड़ू बैठी सामने खला को घूर रही थी। इसने वही कल शाम वाले कपड़े पहने थे। मेज़ पर रात का खाना भी वैसा ही रखा था। सुबह का नाश्ता भी मेज़ पर पड़ा था। कुछ खाया नहीं? वो नरमी से कहती इसके करीब आई। भूख नहीं है मुझे। वो तलखी से कहती वहीं देखती रही। खाने से कैसी नाराज़गी? मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ, बस अपनी किस्मत से बेजार हूँ। पैदा होते ही माँ दुनिया से चली गई। जब 12 साल की हुई तो बाबा चले गए, और किसके आसरे? वो तलखी से सर झटक गई। मोमिना बुरी औरत नहीं है मिनाल। इसने मुंह बनाकर सर झटका। तभी तो इन्हें मेरी कोई खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती। यहाँ ना जाओ, इस दोस्त से ना मिलो, 9 बजे से पहले घर आ जाओ। खुद तो वो साइको है, मुझे भी अपनी तरह बनाना चाहती हैं। पता नहीं क्या देखा बाबा ने इनमें, वो भरी पड़ी थी। अगर तुम्हारी सगी माँ तुम्हें 3-4 थप्पड़ लगा लेती तो क्या तुम उसे भी यूं ही कोसती? आज से पहले कभी इसने हाथ उठाया? तुम तो कितनी ज़बान दराजियाँ कट जाती हो। मगर कभी इसने तुम्हें रिवायती सुतेली माँ बनकर नहीं दिखाया। एक से बढ़कर एक शे तुम्हें दी, अच्छी से अच्छी तालीम, क्या कमी रहने दी? रहने दें भी क्यों, सब कुछ मेरा ही तो है। वो तलखी से बोली, सब कुछ तुम्हारा नहीं, इसका भी है। वो तुम्हारे बाप की बेवा है। वो नरमी से कह रही थी। अपना दिल इसकी तरफ से साफ़ रखो बेटा। क्यों? आपको उन्होंने अपनी वकालत के लिए भेजा है। तुम उसे जानती हो, उसे कभी फ़र्क नहीं पड़ता कौन उसे क्या कहता है, क्या सोचता है। उसे हालात ने बहुत तल्ख़ बना दिया है। लेकिन वो बुरी नहीं है। मोहब्बत करना जुर्म है क्या, जो वो यूं हमें सज़ा दे रही हैं? मोहब्बत करना जुर्म नहीं है, लेकिन मोहब्बत का रास्ता ऐसा ना चुनो जो दूसरों की ज़िंदगियों को मुश्किल बनाता हुआ गुज़रे। वो उसे समझाना चाहती थी, इन्हें तो वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता ना किसी चीज़ से, तो फिर वो हमारे बीच क्यों आ रही हैं? मैं जुनैद के बगैर नहीं रह सकती। अगर यूं ही चलता रहा तो मैं और जुनैद भाग जाएंगे। ज़ुबैदा बीवी की आंखें हैरत से फैली। नहीं नहीं मिनाल, ये मत करना, कभी भी नहीं, वरना सारी ज़िंदगी पछतावे से नहीं निकलोगी। मोहब्बत ऐसे नहीं होती, उसे ऐसे तस्खीर नहीं किया जाता मेरी बेटी। मैं ये सब नहीं जानती। प्लीज़ आप जाएं और मेरा पैगाम इनको दे दें। इस तरह तुम अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना दोगी। आई डोंट केयर। वो मुंह बनाकर वहाँ से उठ गई। मोमिना के लिए यह खबर चौंकाने का बाइस बनी, लेकिन इसने कोई खातिर, कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। ज़ुबैदा बीवी पैगाम देकर पलट गई थी। वो कुछ देर बैठी रही। गहरी सोच उसके चेहरे पर पहरे देती दिखाई दे रही थी। दफ्तर ने इससे अपना फ़ोन निकालते एक नंबर मिलाया। हेलो, हाँ रहबर, कैसे हो? इससे नरमी से पूछा था। ठीक हूँ मम्मी, आप कैसी हैं? इससे खुशदिली से जवाब दिया था। एज़ एवरीथिंग फ़ाइन। कैसे याद कर लिया अपने बदतमीज़ और पागल भतीजे को? वो हंसते हुए कह रहा था। वो भी हंसी। मेरे पागल भतीजे को बहुत शौक़ था मेरे एहसानात का बदला चुकाने का। ओह, तो वो वक्त आ गया है। मैं इंतज़ार करते करते बूढ़ा नहीं हुआ। शुक्रिया मम्मी। आप बताएं मुझे क्या करना है? वो पुरजोश लगा। मोमिना सारी कल्फत भुलाए हंस दी। ये इसके कीमती तरीन रिश्तों में एक था। इसके भाई का बेटा जो इससे उम्र में 7-8 साल छोटा था। इनमें मिसाली दोस्ती थी। वो एक दूसरे को समझते थे और हमेशा एक दूसरे के बुरे वक्त में साथ रहते थे। निकाह करना है तुम्हें? एहसान का बदला चुकाने के लिए फ़ोन किया है या एक और एहसान करने? मगर पहले ही बता दूं, अगर एक और एहसान करना है तो ये वाला ना करें। मैं शादी के लिए रेडी नहीं। 31-32 साल के हो चुके हो तुम, शादी कर लो। लेकिन बल्कि ये ही मेरा बदला है रहबर। फ़ारिस की बेटी से शादी कर लो। है फ़ारिस की बेटी आपकी सुतेली बेटी? वो तो इतनी, भाई आखिरी दफ़ा तुम मेरे घर 7-8 साल पहले आए थे, तब वो 12 की थी। अब बड़ी हो चुकी है और मैं चाहती हूँ तुम इससे निकाह कर लो। वो झिझक भी रही थी, लेकिन उसे उम्मीद भी थी कि रहबर मना नहीं करेगा। अच्छा, कर लेते हैं, आप साइन करवा लीजिएगा, जो रस्में हो कर लें। वैसे भी मेरी तरफ से भी तो आप ही है ना, मुझे बता दें फिर क्या करना है मुझे। मोमिना ने सुख की सांस ली। दिल से एकदम एक भारी बोझ हटता महसूस हुआ। मैं तुमसे फिर बात करती हूँ। निकाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर करना है। अरे इस हफ़्ते को तो इलेक्शन हो रहे हैं मम्मी, मेरे पास तो सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। वो हंसते हुए कह रहा था। सब कुछ मैं कर लूँगी, तुम बस 3 बोल करके दस्तखत कर देना निकाहनामे पर। इतनी जल्दी क्यों है? वो एक पल को चौंका। क्या बताऊँ रहबर, इसके चच्चा चक्कर लगा लगा कर जीना आराम कर चुके हैं। निकम्मे निकट्टू लड़के हैं इसके। फ़ारिस ने मुझ पर इसकी ज़िम्मेदारी डालती थी क्योंकि उसे मुझ पर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा यकीन था, और आप इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर डाल रही हैं।
क्योंकि आपको मुझ पर है, राइट? वो कह रहा था हाँ ऐसा ही है, तुमसे बेहतर और कोई नहीं है इस वक्त इसके हवाले मैं मिनाल को कर सकूं। अच्छा इसका नाम मनाल है? हाँ प्यारी है बहुत, हाँ बहुत प्यारी है, तस्वीर भेज दें। ना 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 ये गलती ना करें, मुझे अभी इलेक्शन में ही मसरूफ़ रहने दें, ध्यान भटक गया तो कहीं हार ही ना जाऊँ। इस वक्त मेरा एक एक लम्हा कीमती है। वो हंस दिया तो बेख्तियार मोमिना को भी हंसी आई। चलो ठीक है, निकाह के कागजात भेज दूँगी, मगर मुझे अच्छा लगा कि तुम इस निकाह में दिलचस्पी की बात कर रही हैं। मोमी आपने कह दिया और हो गई दिलचस्पी, बस मसरूफियत से होगी जो लापरवाही होगी, बाकी फ़िक्र ना करें। वो बोला तो मोमिना ने मज़ीद कुछ ना कहा, इसके पागलपन से वाकिफ़ थी सो दिल महसूस कर रह गई। लेकिन कोई और चारा भी तो ना था, जो करना था खुद करना था। क्या मतलब? वो ना समझी और बेयकीनी से अपने पलंग पर उठ बैठी। चेहरे के तासुरात पल पल बदलते रहे। तुम्हारा निकाह है परसों, वो आहिस्ता से बोली। मोमिना ने इसके पैगाम का जवाब भेज दिया था एक और पैगाम के साथ, मैं किसी से निकाह नहीं कर रही। वो बुलंद आवाज़ में बोली। ज़ुबैदा बीबी ने कुछ कहे बगैर सर झुका लिया। किससे करवाना चाहती हैं वो मेरा निकाह? रहबर जा, वो बोली तो लहजा ठहरा हुआ था। एक पल के लिए मिनाल चुप रह गई। इसका चेहरा सफ़ेद पड़ा, आंखें बेयकीनी से फैली। इसे नफ़ी में गर्दन हिलाई लेकिन ज़बान कंग रह गई थी। रहबर वो धक से रह गई, सर चकराने लगे। ज़ुबैदा बीबी खामोशी से बाहर निकल गई। वो रहबर, वो पागल इंसान जिसने 3 लोगों को कत्ल करने की कोशिश की थी, जो 2 दफ़ा जेल जा चुका है, जिस पर दर्जनों केस हैं, जो अपना सारा बचपन और लड़कपन पागल खाने में गुजार चुका है, वो रहबर। इसने अपना सर पकड़ लिया, इसके आंसू बहने लगे, इसका सर तेज़ी से नफ़ी में हिल रहा था। अल्लाह प्लीज़ नहीं, वो हिचकियों में रोते मुसलसल नफ़ी में गर्दन हिला रही थी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती मॉम, मैं कर सकती हूँ, तुम्हारी सरपरस्त हूँ, जो फ़ैसला तुम्हारे हक़ में बेहतर है वही करूँगी, वो दो टोक अंदाज में कहती इसकी आंखों में देख रही थी। लेकिन रहबर, आप जानती हैं वो पागल है, कातिल है। ज़बान संभाल के मिनाल, ख़बरदार। आज के बाद रहबर के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। वो एकदम गुस्से में नज़र आने लगी। अंदाज में सख्ती थी तो इसमें गलत क्या है? ज़रूरी नहीं हम जो चीज़ें किसी इंसान के लिए सुने वो सच भी हों। बेवकूफ़ी मत करो। जुनैद का तुमसे कोई जोड़ नहीं, और क्या सोचकर तुम दोनों ने ये इंतहाई घटिया हरकत की है? मोहब्बत घटिया हरकत होती है? जुनैद मिला तुम्हें, मेरा बेटा, तुम्हारा सुतेला भाई। वो इस पर ताज्जुब ज़दा नज़रें गाड़े बोली। ना हमारा बाप एक है ना माँ, वो रिटाई से बोली। इसका मतलब ये नहीं तुम लोग माशरती और अखलाकी इक़्तिदार भूल जाओ, समझी तुम? वो उसे झड़क कर बोली। मिनाल ने 2 दिन से यही टी शर्ट और ट्राउज़र पहन रखे थे, उलझे बाल, ना चेहरा धोया ना मुँह धोया। हालत देखो अपनी, ये तरबियत है तुम्हारी? क्या ये सब सिखाया है मैंने तुम्हें? वो आंखों में आंसू भरे मोमिना को देखती रही। जाओ जाकर अपनी हालत सुधारो, कुछ देर में पार्लर वाली आ रही है, फिर मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाऊंगी। कल तुम्हारे सारे रिश्तेदार यहाँ होंगे, और अगर तुमने किसी किस्म का तमाशा किया ना मिनाल, तो तुम अभी मुझे नहीं जानती। वो सख्ती से कहकर उसे जाने का इशारा करने लगी। वो कुछ कहे बगैर पैर पटक कर जाने को मुड़ी। और ख़बरदार कोई बेवकूफ़ी की तुमने। मिनाल इसकी कोई बात सुने बगैर तेज़ी से अपने कमरे की जानिब दौड़ गई थी। उसे सुबह से कई दफ़ा फ़ोन आ चुके थे इसकी फूफियों, चाचियों और खलाओं के, मगर वो किसी के आगे जवाबदेह नहीं थी। इसे शुरू से लेकर आज तक मिनाल का हर फैसला खुद किया था और किसी को इजाज़त नहीं दी थी कि कोई इसके आगे बोले, और सब इसके मिजाज और आदतों से वाकिफ़ थे। सबको मालूम था कि वो कभी भी मिनाल को लेकर कोई गलत फ़ैसला नहीं करेगी, लेकिन ज़रा एतराज़ ज़रूर था। लेकिन 2 दिन पहले ही क्यों बताया? वो सबको कह चुकी थी कि वो पहले ही इनका रिश्ता तय कर चुकी थी। रहबर ना सिर्फ पढ़ा लिखा, दौलतमंद और मशहूर इंसान था, बल्कि मोमिना का लाडला भतीजा भी था। वो किसी बेजान पुतले की मानिंद बैठी सामने कला को घूर रही थी। पार्लर वाली 3 लड़कियां आई थी, जिनमें से एक इसके बालों पर मसरूफ़ थी तो दूसरी में हाथों का मैनिक्योर कर रही थी, तीसरी इसके पैरों के साथ लगी थी। आपकी पसंद की शादी है? एक ने पुरशौक नज़रों से उसे देखा तो उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। अच्छा, क्या नाम है आपके दूल्हे का? वो भी इसी की उम्र की लड़कियां थीं जो मजबूरियों में घर में पार्लर के काम कर रही थीं। रहबर, इसने पथराई आंखों से इनमें से एक को देखकर जवाब दिया। आप बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह, हाथ पैर वैसे ही इतने खूबसूरत और साफ़ सुथरे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। इनमें से एक बोली तो वो खुश भी ना हो सकी। कोई आम दिन होता तो वो अपनी तारीफ़ पर फूले ना समाती। इनके जाते ही इसके रुके हुए आंसू बहने लगे। वो इतना रोई कि इसका सर दर्द करने लगा। उल्टियाँ करती वो वॉशरूम में मुसलसल रोई जा रही थी।
जब मोमिना ने अंदर झांका। आर यू ओके? अंदाज फ़िक्रमंद था। वो इसकी पीठ मसलने लगी तो इसे सख्ती से हाथ झटक दिया। डोंट टच मी, इससे रोते हुए कहा और मुँह साफ करती अंदर जाकर पलंग पर ढहसी गई। इसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। यूँ तुम खुद को बीमार कर दोगी, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? वो चीख पड़ी। सारी तमीज़ भूल रही हो? मैंने तुमसे कहा हमें शॉपिंग पर जाना है। मुझे नहीं जाना, गेट आउट। वो हलक के बल चिल्लाई। मोमिना का चेहरा सख्त तासुरात की लपेट में आया। इसने एक संजीदा निगाह इस पर डाली और अपना पर्स लिए तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ गई। ज़ुबैदा बीबी जाकर मिनाल को देखे, तबीयत ठीक नहीं है इसकी, देखभाल करें, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। जी बीबी। और हाँ, कोई आए तो कोशिश कीजिएगा कि कोई गड़बड़ ना हो, कुछ भी हो जाए आप मिनाल को अपनी नज़र से दूर नहीं करेंगी। वो ढेरों हिदायतें करती बाहर की जानिब बढ़ गई थी। वो एक आलीशान मेंशन था, सियाह और सफ़ेद का इम्तजाज, किसी ख्वाबों के महल जैसा खूबसूरत और बड़ा। लेकिन इस वक्त एक हलचल सी थी जो इस मेंशन के अहाते में मची हुई थी। मर्दों की अक्सरियती पार्टी झंडों की बहार थी। एक तरफ कारकुनों का झंड था तो दूसरी तरफ रैबर जा खड़ा दिखाई दे रहा था। मर्दों में घिरा सबसे नुमायाँ दराज कद और भरी भरी जुसामत बुरे बाल इस वक्त माथे पर बिखरे हुए थे। वो जाने क्या बातें कर रहे थे जब इसका मामिन ख़ास इसके करीब आया। मिस्टर जा, फारिस खान के यहाँ से आपके लिए डिलीवरी है, आप मिसेस फारिस से कंफर्म करवा लें कि उन्होंने ही भेजा है। हाँ, ले जाओ अंदर, इससे सरसरी अंदाज में कहा। लेकिन सर एक बार कंफर्म करवा लें, हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। वो दबे लबे लहजे में बोला। तो रैबर इनसे माजरत करता एक तरफ हुआ और अपना फ़ोन निकाल कर मोमिना का नंबर मिलाया। जी मोमी, आपने कोई तोहफ़ा भेजा है? हाँ, तोहफ़ा है, तुम्हारे निकाह का सूट। वो मुस्कुराते लहजे में बोली। डन हो गया? मतलब निकाह वाकई हो रहा है? वो हंस लिया। जी हाँ, कल तुम्हें 7 बजे आना है मेरी तरफ, चाहे आधे घंटे के लिए आओ। कल निकाह रख लिया? बताया भी नहीं। वो एकदम उलझा हुआ नज़र आने लगा। इतनी जल्दी क्या थी मोमी? बेचारी बच्ची के कुछ अरमान होंगे, मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं की है अभी तक। बेचारी बच्ची तुम्हारी बीवी बन रही है कल, अब ये तुम पर मुनहसर है कि तुम उसे किस तरह रखते हो। मुझे मायूस मत करना, वो फारिस के हवाले से मुझे बहुत अजीज़ है। रैबर। वो मज़ीद भी कुछ कह रही थी मगर वो जल्दी से मैं ध्यान ना दे सका और सरसरी जुमले कहता फ़ोन बंद कर गया। फिर वहीं से हामिद को इशारा करते सामान अंदर रखवाने का कहा तो वो फ़ौरन वहाँ से चला गया। रैबर जा अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बाप भी सियासी असर-ओ-रसूख रखता था और इसी मैदान में कत्ल हुआ। जिस दिन बाप का कत्ल हुआ माँ साथ थी, लेकिन वो स्कूल में था। 9वीं क्लास का तालिब नबिल अल्फाज का काबिल तालिब इल्म, जिसके जहन को माँ बाप के कत्ल और फिर अदालती कार्रवाई ने बर्बाद करके रख दिया। इसकी माँ को बदकिरदार कहा गया, बाप की ज़ात को रोन दिया गया और इस दौरान वो बुरी तरह मुतासिर हुआ था। उसे इंसाफ नहीं मिल रहा था और उसने कानून अपने हाथ में लेते खुद ही बंदूक संभाली। नशे की हालत में 3 मरकज़ी मुलज़िमों को इसने फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया। 15 साल का था। मोमिना ने इसके लिए इंतहाई कदम उठाकर उसे केस से निकलवा लिया, लेकिन वो ज़हनी तौर पर बीमार हो गया था। अदालती नोटिस जारी हुआ और उसे पागल खाने भेज दिया गया। इस दौरान वो मुसलसल बीमारी तरह बीमार होता रहा, हालत बिगड़ती गई। मोमिना ने उसे पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। वो वहाँ ख़ास निगरानी में रहा और पूरे 10 साल बाद वापस आया। 5 साल से वो बिज़नेस और सियासत में काम कर रहा था। इसका माजी इसके लिए कहीं पर कारामद रहा तो कहीं पर इसने अपने दर्दनाक माजी से हमदर्दियाँ बटोरकर अपना करियर सेट कर दिया। इसकी आंखें बोलती थी। वो एक होशियार और ज़हीन इंसान था। फिर माजी की तलखियों ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि चट्टान भी टकराने से पहले कई बार सोचे। इसकी शख्सियत, बातें और अदमात उसे कभी किसी मैदान में पीछे नहीं छोड़ सकते थे और यही हुआ। वो दिन ब दिन कामयाब हो रहा था, लेकिन हनवस किसी काफ़ी हलकों में वो एक पागल के तौर पर जाना चाहता था और ख़ुद भी उससे एतराज़ ना था। वो अपनी ज़िंदगी का एक पहलू कैश करवा रहा था। वो खिड़की पर खड़ी थी, निखरा हुआ चेहरा, खुले बाल, हाथों में रची मेहंदी की खुशबू से इस पल जहर लग रही थी। क्या हुआ है? क्या इन्हें वो पागल ही मिला मेरे लिए? इससे आंसू रोकने की कोशिश की मगर वो नाकाम रही। वो मुसलसल रोती रही थी। जुनैद का नंबर बंद था, इंस्टाग्राम पर जवाब न मिल रहा था और न ही किसी दूसरी समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वो इसके बारे में कुछ जान पा रही थी।
कुछ साल पहले तक वो रैबर के मुतालिक सिर्फ इतना जानती थी कि वो मॉम का भतीजा है जिसके माँ बाप नहीं है, वो इंग्लैंड में रहता है। लेकिन जैसे जैसे जुनैद से दोस्ती बढ़ती गई वो रैबर के मुतालिक जानने लगी। जुनैद ने उसे रैबर के मुतालिक बढ़ चढ़ कर किस्से सुनाए थे, जिसे सुनने के बाद वो इसका नाम पर ही काँप सी जाती थी। और आज वही रैबर इसका शौहर बनने वाला था, तो वो खौफज़दा क्यों ना होती। तभी दरवाजे पर आहट हुई। कोई और दो लड़कियां जो उम्र में कुछ बड़ी थी अंदर दाखिल हुई। हाथ में सामान था। इससे पलटकर इनकी तरफ देखा। हम आपको तैयार करेंगे, इनमें से एक ने कहा, तो वो लब भेजते गर्दन फेरकर दोबारा बाहर देखने लगी। इसका दिल चाह फूट फूट कर रो दे। और तभी ज़ुबैदा बीबी इसके निकाह का जोड़ा लिए अंदर आई। इस खूबसूरत लिबास पर निगाह पड़ते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। सामने खड़ी दो लड़कियां हैरत ज़दा रह गईं, जिन्हें ज़ुबैदा बीबी ने इशारे से बाहर जाने का कहा तो वो फ़ौरन बाहर की तरफ चली गई। मैं इस पागल से शादी नहीं करूँगी, वो बुरी तरह चिल्लाई। ज़ुबैदा बीबी ने गहरी सांस ली। बेटा, क्यों खुद को इतनी तकलीफ़ दे रही हो? वो पागल नहीं है मैनाल, अच्छा खासा कामयाब सियासतदान है। भाड़ में जाए कामयाब सियासतदान। मनाल इसी पल मोमिना अंदर दाखिल हुई। इसकी सख्त पुकार पर वो आंखों में आंसू लिए उसे देखे गई। बिहेव योरसेल्फ, तुम्हारा सारा ख़ानदान बाहर जमा है, सुना तुमने? मुझे मजबूर मत करो। वो शहादत की उंगली उठाती दहाड़ी। कहाँ रैबर और कहाँ तुम? वो हीरा है, समझी तुम? एक हीरा। आम हालात होते तो मैं कभी भी तुम्हारी इससे शादी ना करवाती। ही डिज़र्व बेटर। वो एक कामयाब सियासतदान है जो इसी हफ्ते इलेक्शन जीतकर कुर्सी संभालेगा या नशे की हालत में लोगों पर गोलियां चलाएगा। यूं वो दांत भींचे गुस्सीले लहजे में मिनाल को देख रही थी। संभालें उसे ज़ुबैदा बीबी, और कोई गड़बड़ ना हो, वो सख्ती से कहती बाहर निकल गई। इसका जब्त क्यों आजमा रही हो तुम मिनाल? चुप कर जाएं आप और निकलें मेरे रूम से। वो ज़ुबैदा बीबी पर दहाड़ी तो वो नाराज़ निगाह इस पर डालती कमरे से निकली। कुछ देर बाद वो दोनों ब्यूटिशियंस वापस आईं तो वो कदरे संभल चुकी थी। लड़कियां अपना सामान सेट करती उसे सिंगार मेज़ के करीब बिठाने लगी। वो बहुत मुश्किल से आंसू रोके हुए थी। घर का वसी और अरीज़ लॉन खूबसूरत निगाह के सेटअप में सजा हुआ था, जहाँ बीच में फूलों की दीवार थी और दूल्हा दुल्हन के बैठने के लिए स्टूल रखे थे। एक एक इंतज़ाम आला मेयारी था। सभी खुश और पुरजोश दिखाई दे रहे थे। ख़ुद मोमिना भी खूबसूरत पेस्टल पिंक साड़ी में मलबूस शानदार अंदाज में तैयार हुई और हुस्न के जलवे बिखेर रही थी। मेहमानों से हंस हंस कर गुफ्तगू करती, सबको थोड़ा थोड़ा वक्त देती। वो तकरीब की शान बनी हुई थी। कुछ ही देर में वो एक फ़ोन कॉल पर बाहर की तरफ रैबर को लेने गई, जो तन्हा आया था। वो सबको पहले ही बता चुकी थी कि वो सब जल्दी में हुआ तो इसके ख़ानदान में से कोई भी पाकिस्तान ना पहुंच सका। वो यूं सबको ही इतला कर चुकी थी और यूं भी सब अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में इतने मगन थे कि किसी को भी रैबर की फ़िक्र नहीं थी। और होती भी क्यों, वो अपने ख़ानदान को सालों पहले ही छोड़ चुका था और इसकी नफ़रत बेरुखी सहते सहते सब ने अब किनारा कर लिया था। वो फ़कत एक ही इंसान को अपना पूरा ख़ानदान कहता था और वो मोमिना फ़ारिस थी। वो अपनी खूबसूरती और आला शख्सियत का असर लिए वहाँ आया तो सभी उसे देखते रह गए। वो मोमिना के साथ चलता इसके सभी ससुराली लोगों से हंस कर मिल रहा था। कुछ देर में उसे वहाँ बिठा दिया गया तो सामने से घूंघट डाले मनाल मोमिना की हमराही में आती दिखाई दी। वो जोड़ी आमने सामने फूलों की दीवार के पार बैठी एक दूसरे से बेनियाज थी। जहाँ मनाल को अपनी मोहब्बत का गम खा रहा था, वहीं रैबर जहाँ अपनी इलेक्शन की मसरूफियत का बोझ दिमाग में लिए बैठा सब कुछ जल्दी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। और इसी बेदिली और जल्दबाजी में इनके निकाह की तकरीब मुकम्मल हुई। रुखसती का शोर बुलंद हुआ तो मनाल ख़ुद पर काबू ना पा सकी और बुरी तरह रोने लगी। मोमिना नम आंखों से उसे तसल्ली देती जाने क्या कुछ कह रही थी, मगर मनाल का ध्यान इस पर नहीं था। उसे तो जुनैद का गम खाया जा रहा था। घंटे भर के सफ़र में रैबर की नरम लहजे और दिलकश आवाज़, जो ना बारीक थी ना भारी, सुनने में खूबसूरत लगती थी, गाड़ी में गूंजती रही। वो मुसलसल फ़ोन पर किसी न किसी से राब्ते में था। इनके दरमियान कोई बात ना हुई थी। रैबर ने फ़कत एक गहरी निगाह से इसके वजूद को देखा। चेहरा घूंघट में था सो देख ना सका। गाड़ी दफ्तन एक खूबसूरत मेंशन के आगे रुकी। इसने गर्दन जरा सी उठाकर देखा तो वो एक पल को ठटकी। वो घर बहुत खूबसूरत था, इनके घर से भी ज़्यादा खूबसूरत। वो मुतासिर हुई थी लेकिन फिर गर्दन झुका ली। गाड़ी अहाते में दाखिल होने के बाद भी काफ़ी लंबे रास्ते पर चली थी। फिर रुकी तो वो पहले उतरा। वहाँ खड़े गार्ड्स ने उसे सलाम किया तो वो सर के इशारे से जवाब देता गाड़ी इसकी तरफ आया। आओ ध्यान से। इसे अपना हाथ बढ़ाया ताकि इसे गाड़ी से उतरने में मदद दे सके।
वो उसे देख रही थी खौफज़दा नज़रों से, मगर वो बिल्कुल नॉर्मल था। अब तक एक भी ऐसी हरकत ना हुई थी जिससे वो इसके पागल होने का एहसास करती। इसने अपना कांपता हाथ इसके हाथ पर रखा तो वो उसे सहारा देता गाड़ी से उतरने में मदद देने लगा। वो आगे आगे चलता रहा, वो पीछे अपना लिबास संभालती नपे तुले कदमों से चल रही थी। मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक पहुंचा देता हूँ। मम्मी ने तुम्हें बताया होगा कि इलेक्शन है और मैं बुरी तरह मसरूफ़ हूँ। आज मेरी बहुत अहम मीटिंग है जो मैंने 2 घंटे आगे करवाई है। मैं तुमसे आकर मिलता हूँ, लेकिन रुको। वो कहता एकदम रुका। लेट मी सी योर फेस, आई एम डाइंग फ्रॉम क्यूरियोसिटी। इसने कमरे में खड़े खड़े इसका घूंघट उठाया और पल के लिए साकत रह गया। वो चेहरे पर खफगी और गुस्सा लिए सर झुकाए खड़ी थी। यार तुम तो बहुत खूबसूरत हो। इसने इसकी थोड़ी उंगली से पकड़ते इसका चेहरा ऊपर किया तो इनकी नज़रें बेख्तियार मिली। रहबर खूबसूरती से मुस्कुराया। वो फ़कत खामोश निगाहों से उसे देखे गई। इसके दिल की हालत अजीब थी। सामने खड़ा शख्स ना पागल लग रहा था, ना गुस्सीला, ना साइको। काश मैं रुक पाता, लेकिन मैं जल्दी वापस आऊँगा। रेस्ट करो तब तक। वो इसका गाल थपथपाकर झुककर इसका माथा चूमते बाहर की तरफ बढ़ गया तो वो पत्थर का बुत बने खड़ी रह गई। सारा खौफ धुआं बनकर उड़ गया और माथे पर एक सुलगता हुआ लम्स चल रहा था। इसने बेख्तियार अपना माथा मसला। दिल हनवस पसलियों के पिंजरे में मचल रहा था। इसने अपना दुपट्टा उतारकर एक तरफ फेंका। लब कुचलती कमरे का जायज़ा ले रही थी। अभी 10 मिनट गुजरे थे कि जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो पलटी और वहीं पत्थर की होकर रह गई। सामने जुनैद खड़ा था। इससे सख्ती से आंखें रगड़ी। वो सामने खामोश खड़ा था। तो तुम? वो एकदम गुस्से में चिल्लाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्यों आए हो? अब क्या करने आए हो? बोलो। वो इस पर फट पड़ी। तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ते इसने एक जोरदार थप्पड़ इसके चेहरे पर रसीद किया और वहीं खड़े खड़े चेहरे पर दोनों हाथ रख के फूट फूट कर रोने लगी। मैं एक लफ्ज़ भी मत बोलना। वो गुर्राई। तुम बीच रास्ते में मुझे तनहा छोड़ गए और मेरा निकाह रहबर से ज़बरदस्ती हो गया। 4 दिन से तुम्हारा फ़ोन बंद है। तुम तो एक पल मेरे बगैर नहीं रह सकते थे ना। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम जानते थे मेरा निकाह हो रहा है रहबर से, फिर भी तुम छुपे रहे। तो अब क्या करने आए हो? मैं बेबस था जान। वो चेहरे पर बेबसी लिए बोला। ख़बरदार मुझे ऐसे किसी नाम से पुकारा तुमने। अब मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। मैं रहबर की बीवी हूँ। अब कमरे के बाहर खड़ा रहबर बेख्तियार मुस्कुराया। न जाने क्यों वो तो अपनी कोई चीज़ भूल गया था। इसके वहमो गुमान में भी ना था कि एक फ़िल्म इसकी मुंतज़र होगी। व्हाट द हेल? तुम इस निकाह को इतना सीरियस क्यों ले रही हो? यह ज़बरदस्ती हुआ है, इसकी कोई अहमियत नहीं। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मैं तो खुश होकर यहाँ चला आया कि अब हमारी मोहब्बत के बीच में कोई रुकावट नहीं है, और तुम्हें इस रूप में देखकर तो मुझे और खुशी हो रही है इतनी। मनाल की आंखें हैरत और नागवाई से फैली। एक और लफ्ज़ भी तुमने अपने मुंह से निकाला तो तुम्हें यहीं शूट कर दूँगी। वो इस पर बुरी तरह गुर्राई तो रहबर मुस्कुराहट दबाता उल्टे कदमों वापस मुड़ गया। इसके दिल की हालत अजीब हो रही थी, लेकिन कुछ था जो अंदर बदला था। मगर अगले ही पल जुनैद का ख्याल आते वो दिल ही दिल में गुस्से से बेकाबू हुआ था। वहीं नीचे पोर्च में खड़ा वो इसका मुंतज़र था। दोनों हाथ सीने पर बांधे टहल रहा था जब सामने से वो आता दिखाई दिया। हे, आप यहाँ हैं? मैं आपको ऊपर तलाश कर आया। वो जल्दी से ख़ुद को संभालता बोला, जिस पर रहबर ने एक गहरी निगाह इस पर डालकर मुस्कुराते हुए इस बात में गर्दन लाई। अच्छा, कॉल की थी क्या आने से पहले? जी, आपने पिक नहीं की। अच्छा, मैं मसरूफ़ था, इलेक्शन में घिरा हूँ, घर पर कम ही आता हूँ। मम्मी से नहीं मिले क्या? उन्होंने बताया नहीं मेरे निकाह का। कैसे भाई हो, बहन के निकाह में नहीं आए? इसने मसनूई खफगी चेहरे पर सजाए कहा तो वो सफ़ेद चेहरा लिए सर झुका गया। अरे कोई बात नहीं, इतनी सी बात पर क्या अब सफ़ेद पड़ कर रहे हो? वैसे मैंने पहले तो कभी तुम्हें मना किया? छोटे भाइयों आने जाने पर क्या पाबंदी लगाता? मगर अब तुम्हारी भाभी आ गई हैं इस घर में। तुम्हारी बहन तो वो है, लेकिन मम्मी के घर आने तक यहाँ तुम हमेशा उसे मेरी बीवी के तौर पर जानोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आइंदा अगर मैं कॉल ना उठाऊँ तो आने से पहले मेरी कॉल बैक का इंतज़ार करना, ओके? वो इसका कंधा थपथपा कर बोला तो वो फीकी मुस्कुराहट से सर हिलाने लगा। निकाह की मुबारकबाद तो दो। वो पुरतपेश निगाहों से उसे तोलते हुए कह रहा था। जुनैद ने तेज़ी से मुबारकबाद दी और कोई जवाब सुने बगैर बाहर की तरफ बढ़ गया। रहबर उसे संजीदा नज़रों से देखता रहा, यहाँ तक कि वो मेंशन के हाथे से निकल गया। इससे कहीं भी जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और पलटकर अंदर की तरफ चला आया। कमरे में आया तो वो वहीं बैठी आंसू बहा रही थी। हेलो पार्टनर। इसकी आवाज़ पर वो बुरी तरह चौंकी और बहुत गहरी निगाहों से इसका चेहरा देखा। कहीं इसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया? क्या इसे जुनैद को यहाँ आते देखा, जाते देखा? अभी तक रो रही हो? मम्मी याद आ रही हैं?
उसे याद मत करो। आओ हम कुछ मज़ा करते हैं। मैंने जाने का इरादा बदल दिया है। सोचा क्यों ना नई दोस्त को वक्त दिया जाए। भूख लगी है, कुछ खाओगी? वो इंतहाई नरमी और खुशगवार अंदाज में इसके सामने बैठा पूछ रहा था। वो एक पल को बेयकीन रह गई। इतनी नरमी से आखिरी दफ़ा कब और किसने यूँ बात की थी? किसने दोस्त कहा था? और तुम्हें अपने हाथ का खाना खिलाता हूँ। चलो मैं चेंज करके किचन में जा रहा हूँ, तुम भी चेंज करो और वहीं आ जाओ। वो इसका गाल थपथपाकर ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ तो वो पूरी गर्दन मोड़े उसे देखे गई। क्या वो ऐसा ही था, इतना स्वीट और केयरिंग? लेकिन ऐसा तो कभी सुना ही नहीं इसके बारे में। वो बाहर आया तो सियाह टी शर्ट और सफ़ेद ट्राउज़र में मलबूस था। चलो तुम चेंज कर लो अब, उसे हाथ के इशारे से कहता वो बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो इस अमेरिकन किचन में किसी माहिर बावर्ची की तरह छुरियां चलाता उसे हैरान कर रहा था। जितनी तेज़ी से वो सब्जियां काट रहा था उसे डर लग रहा था कि कहीं खुद को काट ही ना डाले। तो तुम्हें इटालियन के अलावा क्या क्या पसंद है? मैं हर किस्म का खाना बना सकता हूँ। और तुम? वो दिलकश मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था। मैं? वो हिचकिचाई। उसे तो कभी किचन में जाने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। एकदम शर्मिंदा नज़र आने लगी। डोंट वरी, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी कुछ नहीं आता था सिवाय दीवारों पर नाम लिखने के। रिहैबिलिटेशन सेंटर थिंग्स ओनली। वो इतने सरसरी अंदाज में अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा ट्रॉम ज़ाहिर कर रहा था, वो सोच भी ना सकी। मुंह खोले उसे देखती रह गई फ़कत। आप सच में पागल थे या नहीं? अब मैं कंफ्यूज हूँ, वो झिझकते हुए बोली। तो वो कह लगाकर हंस दिया। वो शर्मिंदा हुई। कभी किसी ने मेरे मुंह पर यह सवाल नहीं किया। क्या मुझे नहीं करना चाहिए था? वो शर्मिंदा सी बोली। नहीं, तुम कर सकती हो। तुम मुझसे जो चाहो पूछ सकती हो। सिर्फ तुम इस दुनिया में वाहिद इंसान हो जिसे पूछने का हक़ है। वो अब चूल्हे के आगे खड़ा था, चेहरा दूसरी तरफ था तो वो तासुरात नहीं देख पा रही थी। क्यों? बीवी हो मेरी, बीवी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। वो लापरवाही से कंधे उचकाता बोला। मैंने कुछ देर पहले तुम्हारा माथा चूमा, तुम्हें बुरा लगा? वो इसकी तरफ देखे बगैर पूछ रहा था और जानबूझकर इसकी तरफ देखने से गुरेज किया। नहीं। वो लब भींचे बस इतना बोली। गुड। वो खुशदिली से मुस्कुराया था। डू आई लुक क्रीपी? इससे अब की गर्दन मोड़कर इसके तासुरात देखने चाहे। वो अपनी खूबसूरत आंखें इस पर टिकाए नफ़ी में गर्दन हिला रही थी। क्या तुम कंफर्टेबल हो? हाँ। वो हल्का सा मुस्कुराई। ये सब इतना खौफनाक भी नहीं था, बल्कि इसकी तवक्को से बढ़कर अच्छा था। इतने दिन बाद वो मुस्कुराई थी खुलकर। जब मैं इंग्लैंड में था तो मेरे बहुत से दोस्त थे, लेकिन मैं हर किसी के लिए खाना नहीं बनाता। वो मुस्कुरा रहा था। वो भी मुस्कुराई। कॉफ़ी बनानी आती है या चाय? हाँ आती है, मगर कभी नहीं बनाई। वो ऐसी से बोल रही थी। तुमने कॉफ़ी या चाय नहीं बनाई कभी? वो हैरान हुआ, फिर हंस दिया। वैसे मैं तुम्हें जज नहीं करूँगा, समझ सकता हूँ फारिस खान की बेटी हो, लाड प्यार की आदी होगी। वैसे मोमिना लाड प्यार उठाने वाली नहीं है, लेकिन यकीन करो इस जैसी बंदी तुम्हें सारी ज़िंदगी नहीं मिलेगी। असूल पसंद, मजबूत, पाबंद, सच्ची और खरी। कभी यही चीज़ें हमें लोगों की नज़र में बुरा बना देती हैं, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। वो खामोशी से उसे देख रही थी। वो आपकी पुप्पो है तो आप इन्हें मोमिना क्यों कह रहे हैं? वो उसे सारी बातों के जवाब में यही सवाल मिला। वो हंस दिया। वो मुझसे उम्र में 7-8 साल ही बड़ी है, तो हम हमेशा दोस्त रहे हैं। पुप्पो बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, इनसे लड़ते हुए। हम लड़ते भी हैं अक्सर, सो समझा करो। वो आंख दबाकर बोला तो वो छेप कर सर झुका गई। वो इसकी अदा पर गहरी मुस्कुराहट सजाए इसके सामने खाना रखने लगा। प्लेटों में तरतीब से सब सजा हुआ था। पेश करने का अंदाज़ भी किसी माहिर शेफ़ जैसा था। आप क्या शेफ़ हैं? वो चम्मच और प्लेट संभालती बोली। मैं उसे अपनी तारीफ़ समझ लूँ? नहीं, मैं शेफ़ नहीं हूँ, लेकिन शुक्रिया। वो दांत निकालता इसके सामने ही बैठ गया। वो दोस्ताना अंदाज में मुस्कुराती खाना खाने लगी। बहुत लजीज था सब कुछ। इतने दिन बाद वो इतने मरखूबियत से खाना खा रही थी। उसे वाकई अच्छा लग रहा था। तुम्हें रूम शेयर करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? वो खाते हुए बड़े सरसरी अंदाज में पूछता उसे उलझन में डाल गया। क्या वो ये सवाल पूछ रहा था? क्या कोई ये सवाल पूछता है अपनी शादी के दिन? नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रहा था कि अभी हम एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, तो तुम अपना वक्त ले सकती हो। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं करूँगा। मैं पहले अपने रिश्ते को समझने और वक्त देने की ज़रूरत है। वो समझकर सर हिला रही थी। वो अच्छा बोलता था, नरम, नपा तुला और ख़ूबसूरत। वो दोनों यूं ही बातें करते हुए कमरे में आए। कल से कुछ दिन में शायद ज़्यादा मसरूफ़ रहूँगा। हमारा वलीमा इसीलिए मैंने अगले महीने रखवाया है, ठीक है ना? हाँ, मुझे कोई मसला नहीं है। वो बाल समेटते काउच पर लेटी।
जो साइज़ में इतना बड़ा था कि वह आराम से इस पर सो सकती थी। इसने खुद ही काउच पर सोना मुनासिब समझा। रहबर उसे कई मरतबा पलंग पर सोने की पेशकश कर चुका था, मगर इससे इनकार कर दिया। भला वो इतना लंबा चौड़ा इंसान इस काउच पर कैसे सो सकता है? और उसे तो यूँ भी समट कर सोने की आदत थी। नींद में गिरोगी तो नहीं ना? इससे नाइट बल्ब ऑन करते सवाल किया। वो दूसरी दफ़ा पूछ रहा था। नहीं गिरूंगी, आप बेफिक्र होकर सो जाएं। वो उसे तसल्ली देती सोने की कोशिश करने लगी, और इस पूरे वक्त में पहली दफ़ा जुनैद का ख्याल आया तो उसकी बातें याद आई। जहन सुलग उठा, दिल में अजीब सा गुस्सा जागने लगा। वह ऐसा कैसे सोच सकता है, ऐसा कैसे कह सकता है मुझे? इन्हीं सोचों में गुम वो गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह इसकी आँख खुली तो दोपहर सर पर थी, यानी 12 हो रहे थे। इसे कमरे में निगाह डाली। बेड सलीके से सिमटा हुआ था, कमरे के पर्दे गिरे हुए थे, वो कहीं नज़र नहीं आया। वो बाल समेटते उठी और थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आई तो पूरा घर चमक रहा था, कोई दिखाई भी ना दिया। वो चलते हुए नीचे आई, किचन में झाँका तो मेज़ पर नाश्ता ढका रखा था। गुड मॉर्निंग मैम, मैं जैस्मीन हूँ। मेरा आज यहाँ पहला दिन है। मैं आपको असिस्ट करने के लिए हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो, कहीं जाना हो तो मैं आपके साथ रहूँगी। इसने लड़की का जायज़ा लिया और सर हिलाया। रहबर कहाँ हैं? मेरे आने से पहले वो जा चुके थे। इनके बारे में फुरकान बता सकता है, वो यहाँ का पुराना स्टाफ मेंबर है। क्या मैं इससे पूछकर आपको बताऊं? वो अभी कह रही थी जब फुरकान यहाँ आया। मैडम, ये आपका ब्रेकफास्ट है। सर बना कर गए हैं। जब वो घर पर होते हैं तो खाना खुद बनाते हैं। अब इनके गैर मौजूदगी में इमरान बनाया करेगा, वो अदब से कह रहा था। वो सर हिलाकर रह गई। नाश्ता मज़ेदार था। वो नाश्ता करके कमरे में आई और अपना मोबाइल उठाया। जुनैद को हर जगह से ब्लॉक करने के बाद इसे रहबर का मैसेज देखा। मैंने तुम्हारे फ़ोन में अपना नंबर सेव कर लिया है, बग़ैर इजाज़त इस्तेमाल करने के लिए मादरत। इट्स ओके। इसने टाइप करके मैसेज भेजा और इसका नंबर सेव कर लिया, पार्टनर। इसने इस घर में अपना पहला दिन पूरे घर की सैर में गुजारा। लाइब्रेरी से ढेरों अपने मतलब की किताबें लाकर कमरे में रखी और अपने लिए अपनी ज़रूरत की चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर की, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मग, कुछ किताबें, खुशबूदार कैंडल, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें शामिल थी। मोमिना की कड़ी नज़रों से ओझल वो बहुत आरामदाह थी। शाम को इसने ज़ुबैदा बीबी को फ़ोन करके अपने सारे सामान की लिस्ट इन्हें बताई जो उसे चाहिए थी, और फिर फ़ोन बंद करके मूवी लगा ली। सामने पॉपकॉर्न और जूस की बोतलें रखी थी। रात को रहबर बड़ी देर से घर आया तो उसे थका हारा सोता हुआ पाया, लेकिन कमरे की हालत इसके सारे दिन की सरगर्मियों की दास्तान तो ना रहा था। क्यूट, वो हल्का सा हंसा और एक तरफ पड़े कार्टन पर निगाह डाली। फिर ड्रेसिंग रूम की तरफ जाकर कपड़े वगैरह बदल कर वापस आया और झुककर इसके बालों पर हाथ फेरा तो वो कसमस आकर आंखें खोले उठ बैठी। छोटी लड़की, तुम्हें किसी ने नहीं बताया? शौहर के आने का इंतज़ार करते हैं। वो सिगरेट दबाए शरारती नज़रों से उसे देख रहा था। मैं तो कर रही थी, पर आपको ज़्यादा देर हो गई। मेरी आंख लग गई थी। अच्छा सो जाओ। नहीं, मैं बाद में सोऊंगी, अभी फ़ौरन नींद नहीं आएगी। वो उठते हुए बोली। क्या मैंने तुम्हारी नींद ख़राब कर दी? वो शर्मिंदा हुआ। नहीं, मैं काफ़ी देर सो गई ना, इसलिए। पक्का? वो आईब्रो उचकाए सवाल कर रहा था। जी। दिन कैसा रहा? वो इसके सामने की मेज़ पर बैठकर इसका हाथ थामे पूछ रहा था। वो छिपते हुए मुस्कुराई। अच्छा था। क्या तुमने मुझे याद किया? हाँ। वो समझ न सकी क्या कहे तो हाँ कह दिया, जबकि दर हकीकत वो सारा दिन अपनी आज़ादी का जश्न मना रही थी। वो इसके मासूम झूठ पर मुस्कुराया और उसका गाल खींचता उठा। भूख लगी है थोड़ी सी? वो धड़कते दिल को काबू करती आहिस्तगी से बोली। और मुझे थोड़ी सी। चलो किचन में चले। वो फ़ौरन उठ गई। वो दोनों किचन में आए और रहबर ने अपनी ड्यूटी संभाल ली। आज मैं तुम्हें फ़िश फ्राइज़ खिलाऊंगा। पूरा दिन काम करके थक कर आते हैं और अपने लिए खाना बनाते हैं, आपको थकन फील नहीं होती? सुबह जल्दी भी उठते हैं, ऐसे तो बीमार नहीं हो जाएंगे? अरे मेरी छोटी सी बीवी को मेरी फ़िक्र हो रही है। आई वॉज जस्ट कोरायस। वो छिप गई तो वो बेख्तियार हंस दिया। वो यूँ ही बातें करते करते खाना बनाकर खाते, फिर कॉफ़ी लेकर कमरे में आ जाते, बातें करते रहते। कभी पहले रहबर की आंख लगती तो कभी मनाल की। वो मगर कुछ ही दिनों में इनकी गहरी दोस्ती हो गई थी। मनाल के लिए तो जैसे
जुनैद कभी ज़िंदगी में था ही नहीं। वो रहबर की आदी हो रही थी, इसका इंतज़ार करती, फरमाइशें, शरारतें, नखरे और रहबर हर चीज़ में बराबर का शरीक। उम्र का फ़र्क जैसे इनमें था ही नहीं। वो कुछ ही दिनों में अपना गम भुलाए बैठी थी। रहबर हर गुज़रते दिन के साथ दिल में उतरता जा रहा था। इलेक्शन नतज आए और रहबर की फतह पर वो टीवी के आगे खड़ी नाच कर जश्न मना रही थी, लेकिन जैसे ही रहबर ने उससे अपनी मज़ीद बढ़ने वाली मसरूफियत का बताया तो वो सारा नाच गाना भूलकर खफा नज़रों से उसे देखने लगी। रहबर ने मुस्कुराते हुए उसे खींचकर करीब किया। मजाक कर रहा हूँ, इसने कहा, मगर वो खफा सी नीचे देखती रही। इधर देखो। वो इसकी कमर में बाजू माइल करता, उसे मज़ीद करीब करता, शरारत पर आमादा था। जानता था अभी वो मचलकर शर्माते हुए इसकी गिरफ्त से निकल जाएगी, मगर वो यूं ही इसकी आंखों में देखती खफा सी खड़ी रही। रहबर अपने फिपरे दिल और जज्बात पर काबू पाता, धड़कते दिल से इसकी पेशानी पर अपना सुलगता लम्ब छोड़ता सीधा हुआ तो वो मुस्कुरा रही थी। वो भी मुस्कुरा दिया। कहीं नहीं जा रहा, कुछ दिन में वलीमा है, फिर हम हनीमून पर जाएंगे। वो इसके तासुरात का जायज़ा लेते मोहताज सा कह रहा था। आया वो इस रिश्ते को मुकम्मल तौर पर कबूल कर रही है या नहीं। हनीमून के नाम पर मनाल के चेहरे पर हज़ारों रंग धनक बनकर उतरे तो रहबर ने बेख्तियार उसे गले से लगाते खुद में भींचा था। मनाल इसके वजूद में सिमटी खड़ी थी। इस अजीम मेंशन के पार कारकुन इसकी जीत के जश्न पर आतिशबाजी चल रही थी, जबकि यहाँ वो अपनी मासूम मोहब्बत पर फिदा हुआ जा रहा था। मुबारकबाद लेने आया हूँ, रहबर जा खुशगवार अंदाज में मोमिना से कह रहा था। इसके बराबर में मिनाल बैठी थी, सजी सबरी सी, महकी सी, खिला खिला चेहरा। मोमिना के दिल में अंदर तक इत्मीनान उतरा था। इसने तश्कर भरी नज़रों से रहबर को देखा, क्योंकि वो देख रहा था कि कैसे वो मिनाल का जायज़ा ले रही हैं। ऐसे मत देखे, मेरी बीवी को नज़र लग जाएगी, वो बोला तो मिनाल यकदम छिप कर हंस दी और खफगी से उसे देखा। आजकल वो हद से ज़्यादा शौक हो रहा था। मोमिना भी हंस दी। नहीं लगाते भाई तुम्हारी प्यारी बीवी को नज़र। शुक्रिया, वैसे ही बड़ी नाजुक है। बस करे ना, यहाँ भी शुरू हो गए। वो इसके कंधे पर धप लगाती वहाँ से उठकर अंदर की तरफ बढ़ी। कहाँ जा रही हो? अभी आई, वो कहकर वहाँ से गायब हो चुकी थी। मोमिना ने मुस्कुराते हुए गहरी सांस ली। अच्छा, एहसानात में एक और इजाफा ही हुआ है। शुक्रिया मेरे लिए इतनी प्यारी और मासूम बीवी पालने का, वो बोला तो आखिरी जुमला शरारती था। मोमिना बेख्तियार हंस दी। मुझे मालूम था मनाल जैसी लड़की तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। कैसे पता था? वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि रहबर जहाँ की शख्सियत बाहर से जितनी जाओ जलाल वाली नज़र आती है, दर हकीकत एक नरम और ख़ूबसूरत शफ़क़त से भरा इंसान है वो। और मनाल जैसी नाजुक मिजाज दोशीज़ा के लिए मुझे तुमसे बेहतर इंसान नहीं मिल सकता था। मेरा मान रखने के लिए शुक्रिया। कुछ बताना चाहती हूँ? सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि कोई और इसका तुम्हारे सामने गलत इस्तेमाल ना करे। जानता हूँ, वो नरमी से बोला तो मोमिना चौंकी। जब मुझे मालूम हुआ तो बहुत अफसोस हुआ कि आपने मेरे साथ ये धोखा कैसे किया, लेकिन अगले ही पल सब सेट। क्या मतलब? वो नासमझी से बोली तो इसने शादी की रात का सारा किस्सा मोमिना को सुना डाला। मोमिना शर्मिंदा नज़र आ रही थी। इस उम्र में लड़के होते हैं ऐसे, आप खुद को इल्ज़ाम मत दें। और वैसे भी आपके पास नहीं रहा कभी। तो फ़कत आहिस्तगी से गर्दन हिलाकर रह गई। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इस हद तक भी जा सकता है। शुक्र कि इसने वक्त रहते दुरुस्त फैसला करके मनाल को महफूज हाथ में दे दिया था। बहुत शुक्रिया तुम्हारा रहबर। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, बिन मांगे इतना कुछ मिल गया है मुझे। वो मुस्कुरा रहा था। इसी पल वो हाथों में किताबों का ढेर लिए आती दिखाई दी। अच्छा, ये हैं वो किताबें जिन्हें तुम मिस करती है और मुझे नहीं। आपको भी करती हूँ। मेरी किताबों से मुकाबलेबाजी ना किया करें, मॉम समझाए ना। वो घूरते हुए बोली तो वो वहाँ केकियों की बाहर आई थी। इन तीनों की आंखें खूबसूरत मुस्तकबिल के गुमान से चमक रही थी। ख़त्म शुद। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।